आगे चलते हैं। ट्रेड पॉलिसी क्या थी? देखो, ट्रेड पॉलिसी जो हमारी उस वक्त थी वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर, यानी हमने कह दिया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पे चलेंगे, यानी हम केवल इंडिया के ट्रेड पे ही चलेंगे, इनवर्ड पे ही। स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी, यानी इंडिया ने कहा कि हम यूएसए से या कोई भी विदेशी जो देश है उससे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह लो इसको। हम चाहते थे सेल्फ रिलायंस, हम चाहते थे कि हम हमारा काम करें बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम चाहते थे, क्यों? क्योंकि फॉर प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो यूएसए की कंपनीज का तो मुकाबला कर ही नहीं सकती ना। तो और हम ये चाहते थे कि हमारे डॉलर अगर बाहर जाएंगे तो वो भी दिक्कत है, तो सेविंग हम फॉरेन एक्सचेंज करते थे, और हम सेल्फ रिलायंस चाहते थे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। तो पूछ सकता है ट्रेड पॉलिसी जो थी वो इनवर्ड लुकिंग थी, तो उसके पर्पस क्या थे? ये दो थे, फॉरेन एक्सचेंज बचाना था और इसके अलावा सेल्फ रिलायंस, हम अपने लेवल पे ही काम करना चाहते थे। तो इनको बचाने के लिए हमने क्या किया? एसएसआई को बचाने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट, हमने कह दिया कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो इंडिया में माल भेजेगा तो दिक्कत होगी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? हैवी टैक्सेस लगा दिए, यानी टैरिफ्स कहते हैं इनको टेक्निकल लैंग्वेज में, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में कोई भी चीज है अगर आती है तो उस पर क्या लगेंगे? टैरिफ लगेंगे, ऐसे माल नहीं आ सकता। तो इससे वो माल महंगा हो जाएगा तो लोग अपने आप ही इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एसएसआई को बचाने के लिए एक तो ये किया, एक कर दिया कोटा सिस्टम कर दिया, कोटा फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंपोर्ट, कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर सकते हो लेकिन 10 ही मशीनें मंगा सकते हो, ऐसा कुछ कोटा डाल दिया, सो दैट द कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, जिससे कि फॉरेन से हमारा कंपटीशन ना हो। कुल मिलाकर इन दोनों का पर्पस किसका? टैरिफ का और कोटा का। पूछेंगे क्या किया गवर्नमेंट ने? इसका टैरिफ एंड कोटा, ध्यान रखना, टैरिफ का मतलब हेवी टैक्सेस और कोटा का मतलब फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑन इंपोर्ट। ये किया गवर्नमेंट ने एसएसआई को बचाने के लिए। अब किए तो सब चीजें अच्छे के लिए ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जो चीजें सोची हैं वो वैसी हो जाएं। दैट्स व्हाई क्रिटिकल अप्रेजलमेंट क्या हुआ? प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी 1950-51 में हमारा जीडीपी में जो जीडीपी जो थी, जीडीपी के अंदर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 11.8% था। हर साल ये 6% बढ़ रहा था और 1990 तक 24.6 यानी ऑलमोस्ट 25% तक हमारा जीडीपी के अंदर इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन हो गया। पहले 1950-1951 में कॉटन और जूट ही हमारे मेन प्रोडक्ट थे, लेकिन आज 1990-91 की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स, कंज्यूमर गुड्स ये भी हमारे जुड़ गए, तो हमारी स्कोप बढ़। तो इसके अंदर एसएसआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि स्मॉल कैपिटल चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और ग्रोथ विद इक्विटी, ये वर्ड का क्वेश्चन बनता है। ग्रोथ विद इक्विटी क्या होती है? ग्रोथ का मतलब इंक्रीज हो, लेकिन इक्विटी यानी ऑल पर्सन ऑल एरिया, सभी पर्सन का सभी एरिया का डेवलपमेंट हो, इसी को कहते हैं ग्रोथ विद इक्विटी। इसका क्वेश्चन बनेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बचाया, उसके लिए क्या किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दिया, यानी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। क्वेश्चन बनेगा इनका, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, यानी जो भी चीज हम करेंगे वो इनवर्ड यानी घर के डोमेस्टिक प्रोडक्ट से करेंगे, बाहर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं मंगाएंगे। लेकिन इससे कोई नुकसान हुए, ड्रॉबैक क्या हुए? ड्रॉबैक हुए नो एक्सपोर्ट। पहली बात तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं देते, क्योंकि हमारा जो माल बनता था वो इंडिया में ही खप जाता था, और हमने क्वालिटी पे, टेक्निक पे कभी वर्क ही नहीं किया, तो कंपटीशन लैग था। कंपटीशन कम होता है तो प्रोडक्ट सुधरता भी नहीं है। सही है। अच्छा, लाइसेंसिंग पॉलिसी हमने बनाई थी प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, बट उसका मिसयूज किया गया। फिक्स नंबर ऑफ लाइसेंस थे, तो बिग फर्म क्या करती थी? वो खुद ही लाइसेंस कर, मान लो 10 लाइसेंस निकले तो बिग फर्म ने 8 तो उसमें से खरीद लिए। अब 8 तो बिग फर्म में चले गए, स्मॉल जो फर्म है उनके पास 2 ही आए। तो इस कंडीशन में बिग फर्म क्या करती? उनको प्रोडक्शन नहीं करना होता था, फिर भी वो लाइसेंस खरीद के बैठ जाती थी, जिससे कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो तो उस पर प्रोडक्शन कर ही ना पाए। सही है। तो स्मॉल इंडस्ट्री को रोकने के लिए बिग फर्म लाइसेंस खरीद के बैठ जाती थी, नॉट फॉर स्टार्टिंग न्यू, उनको नया स्टार्ट नहीं करना, बट प्रिवेंट कंपटीशन। वो नहीं चाहती थी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज इन प्रोडक्ट को बनाए, उनको लाइसेंस मिले, क्योंकि अगर उनको मिलेगा और प्रोडक्शन करेंगे तो हमसे कंपटीशन करेंगे। इसलिए लाइसेंसिंग पॉलिसी का बिग फर्म ने मिसयूज किया। इसके अलावा लाइसेंस मिलता ही बहुत मुश्किल से था, टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत मुश्किल था, टाइम टेकिंग था, और करप्शन बहुत था। मतलब इंस्पेक्टर राज था और जल्दी से लाइसेंस मिलता ही था, उसके लिए बहुत आपको ब्राइब, घूस वगैरह देनी पड़ती थी, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता था। अच्छा, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इस पूरे प्रोसेस में क्या रहा? तो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था, बट सम नॉन एसेंशियल सेक्टर। अब कुछ चीजें हमने ऐसी जोड़ ली पब्लिक सेक्टर में जो कि वास्तव में गवर्नमेंट के करने लायक नहीं थी, जैसे होटल इंडस्ट्री।
अब होटल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, जबकि ये तो प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड, जैसे मॉडर्न ब्रेड बनाएगी कि ब्रेड हम बनाएंगे, ब्रेड जैसा छोटा प्रोडक्ट अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो कैसे चलेगा? ये तो छोटे लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों काम कैन बी हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट को इसमें जाना ही नहीं चाहिए था। अब गवर्नमेंट गई, गवर्नमेंट को नुकसान लगा और बेफालतू नुकसान लगा। तो उस वक्त के पॉलिसी मेकर ने ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट को बड़ी चीजों में ही जाना चाहिए, छोटी चीजों में नहीं आना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट गई, होटल में गई, बहुत सारे होटलों में नुकसान है गवर्नमेंट को। जितने भी आपके हेरिटेज गवर्नमेंट ने होटल खोल रखे हैं या जो आरटीडीसी खोल रखा है, तो उससे गवर्नमेंट के ह्यूज लॉसेस हुए। बट उनको अब उनको क्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे लोगों की नौकरियां चल जाएंगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि पब्लिक सेक्टर भी जरूरी है और प्राइवेट सेक्टर भी जरूरी है, पर पब्लिक सेक्टर केवल ओनली फॉर नेशनल इश्यूज जैसे डिफेंस सेक्टर के लिए होना चाहिए कि यहाँ पब्लिक सेक्टर इसमें खोले जाए। बाकी जो नॉन एसेंशियल एरिया हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर को काम कर देना चाहिए, उसके लिए पब्लिक सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ब्रेड और होटल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट गई तो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। तो पब्लिक सेक्टर का जो बेसिक पर्पस होता है ना, वो होता है सोशल वेलफेयर का। तो लोगों ने कहा देखो जी पब्लिक सेक्टर तो है ना लॉस कमा रहे हैं, तो इनके लॉसेस को इग्नोर करना पड़ता है। क्यों इग्नोर करना पड़ता है? कि गवर्नमेंट का पहले दिन मोटिव सोशल वेलफेयर था, ना कि प्रॉफिट अर्न। सो इवैल्यूएशन उनका अगर आप कर रहे हो शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपको ये देखना चाहिए कि उन्होंने इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या किया, ना कि ये देखना चाहिए कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया। वो तो पहले ही दिन कह के चल रही थी कि हमें प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि उनका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था उसका बेसिक पर्पस प्रॉफिट कमाना था ही नहीं, तो उनका इवैल्यूएशन प्रॉफिट के बेसिस पे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो काम किए उनके बेसिस पे उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमें बताता है कि 1950 से लेके 1990 तक हमारे जो सेक्टर्स थे डिफरेंट, उनकी क्या पोजीशन रही, गवर्नमेंट ने उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई, कौन कौन से वर्ड यूज हुए, और उसका क्रिटिकल अप्रेजमेंट कि हाँ भाई इन लोगों ने जो जो काम किया उसमें क्या कमियां रही। क्योंकि डेफिनेटली 1950 से 1990 40 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड था, लेकिन हम उतने डेवलप नहीं हो पाए जितना कि हमें होना चाहिए था। एज कम्पेयर हमारे पहले जो इकोनॉमीज चाइना की चल रही थी, उन्होंने 40 सालों में बहुत डेवलप किया, लेकिन हमने डेवलप नहीं किया। दैट्स वाई हमको नई इकोनॉमिक पॉलिसी बाद में लानी पड़ी, जो कि हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब आप इस चैप्टर को वीडियो को 2-3 बार देखें, पूरा राइट डाउन करें, उसके बाद इसको नोट्स में से पढ़ें और थर्ड लास्ट स्टेप में किसी रिफ्रेशर में से इसको रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।